साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 यानी 1986 के उद्देश्य क्या है, संक्षिप्त नाम क्या है। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि सरकार के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा संरक्षण के संबंध में क्या उपाय किए गए हैं। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे इसी में कि केंद्र सरकार को अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार को अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में तथा निर्देश देने के संबंध में क्या क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि साथियों ऐसे कौन कौन से नियम हैं जो शक्ति हैं, और फिर हम आपको इसी में बताएंगे केंद्र सरकार की शक्तियों का वर्णन भी बताएंगे, और लास्ट में हम आपको पर्यावरण प्रदूषण का निवारण नियंत्रण भी बताएंगे और दंड का क्या प्रावधान किया गया है ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथियों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के उद्देश्य। इस समय पर्यावरण प्रदूषण चरम सीमा पर है। तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक विकास तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण को लगातार क्षति पहुंची है। जिस गति से जनसंख्या बढ़ी है और नए नए उद्योग धंधे लगाए गए हैं, स्थापित हुए हैं, उससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है। वनों की अंधाधुंध कटाई हुई है। वाहनों, कल कारखानों का जहरीला धुआं, परमाणु विस्फोट से हानिकारक रेडियो एक्टिव किरणों का विकिरण, प्रदूषित जल, मृदा तथा वायु इत्यादि ने पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित किया है। साथियों, पर्यावरण इतनी ज्यादा प्रदूषित हो चुका है कि पर्यावरण में रह रहे विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों के जीवन पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव पड़ रहा है। साथियों, पर्यावरण के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि पर्यावरण क्या होता है और पर्यावरण में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। ये सारी चीजें हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जिन साथियों ने अभी तक हमारा पुराना वीडियो पर्यावरण से संबंधित नहीं देखा है, जरूर देख लें और उस वीडियो को जाकर के लाइक और कमेंट भी करें। साथियों, पर्यावरण प्रदूषण जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तरह तरह के नए नए गंभीर प्रकृति के रोग, तरह तरह के नए नए साथियों प्रदूषण से ही, बढ़ते प्रदूषण से ही तरह तरह के नए नए गंभीर प्रकृति के रोग, भूमि की उपजाऊ शक्ति का ह्रास यानी घटना, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, तूफान, ये सारी चीजें होती है। वायुमंडल का रक्षा कवच, ओजोन परत में छेद इत्यादि पर्यावरण प्रदूषण के ही परिणाम हैं। साथियों, ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वह ओजोन परत में छेद होना हो, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हो, चाहे भूमि का उपजाऊपन नष्ट होना हो, या नई बीमारियां, नई आपदाएं, नई महामारियों का आना हो, ये सारी की सारी चीजें पर्यावरण प्रदूषण के ही परिणाम हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विश्व पटल पर गंभीर रुख अपनाते हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम में जून 1972 में आयोजन किया गया था। साथियों, 1972 में विश्व स्तर पर आयोजन हुआ था जिसमें 58 देशों ने भाग लिया था। बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के विश्व जगत भी चिंतित है। इस सम्मेलन में भारत ने भी भाग लिया था। सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। भारत में संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण को समय की आवश्यकता मानते हुए वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया साथियों? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य पर्यावरण को विभिन्न हानिकारक प्रभावों जैसे हानिकारक रसायन, जैविक पदार्थों की कमी, बढ़ता हुआ प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं आदि से संरक्षित करना, बचाना। हालांकि भारत में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण संरक्षण हेतु कानूनी प्रावधान उपलब्ध थे, फिर भी विशेष रूप से कोई पृथक कानून इसके लिए नहीं बनाया गया था
जिसके कि व्यापक रूप से पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। ऐसा नहीं था कि इस अधिनियम से पहले कोई ऐसे कानून नहीं थे, लेकिन इस प्रकार के कानून नहीं थे कि इसी से संबंधित हो। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि कोई विशेष रूप से ऐसे कानून नहीं थे जो पर्यावरण से ही संबंधित हो, इसलिए इस कानून की आवश्यकता हुई और फिर यह कानून बनाया गया। ऐसा प्रावधान नहीं था कि जिसमें व्यापक स्तर पर पर्यावरण को संरक्षण करने से संबंधित प्रावधान हो। तो इस प्रकार की आवश्यकता महसूस हुई और फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अधिनियम लाया गया 1986 में, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहा गया। साथियों, उद्देश्य हमने बता दिए हैं, फिर से हम आपको उद्देश्य बता देते हैं एक बार। नंबर 1, पर्यावरण का संरक्षण तथा सुधार करना। नंबर 2, मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करना। नंबर 3, पर्यावरण संरक्षण पर साधारण विधि अधिनियमित करना, जो पर्यावरण परिसंकट के विस्तृत क्षेत्र में आच्छादित अंतराल को आच्छादित करे, क्योंकि विद्यमान विधियां साधारणतः प्रदूषण के निर्दिष्ट प्रकारों पर केंद्रित हैं, जिससे पर्यावरण परिसंकट के बड़े क्षेत्र आच्छादित नहीं हैं। विद्यमान विधियों के अंतर्गत विभिन्न उपकरणों के कार्यकलाप को समन्वित करना तथा पर्यावरण संरक्षण के प्राधिकारियों का सृजन करना। उन लोगों हेतु भयकारी दंड के लिए उपबंध करना जो मानवीय पर्यावरण तथा स्वास्थ्य को खतरा पैदा करते हैं। साथियों, ये उद्देश्य थे। इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को मानव के लिए सुरक्षित तथा स्वस्थ बनाने के लिए जरूरी उपबंध करते हुए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम के प्रावधान पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाने, हानिकारक दुष्प्रभावों को तुरंत दूर करने और पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाले प्राधिकारी या प्राधिकारियों को अनेक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करते हैं। साथियों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 1 के मुताबिक धारा 1 में बताया गया है, क्या बताया गया है कि यह अधिनियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कहलाया जा सकेगा। धारा 1 के अनुसार इसका विस्तार समस्त भारत पर होगा। यह अधिनियम उस तारीख से लागू होगा जिसे कि केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए और विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न तारीख नियुक्त करे। जैसा कि गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित करेगी केंद्र सरकार, उसी तारीख से यह माना जाएगा। साथियों, यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 से शासकीय गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या GSR 1198 ई दिनांक 12 नवंबर 1986 द्वारा भारतवर्ष में लागू किया गया। साथियों, फिर से समझिए। साथियों, यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 से शासकीय गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या GSR 1198 ब्रैकेट में ई दिनांक 12 नवंबर 86 द्वारा भारतवर्ष में लागू किया गया। तो साथियों, कब लागू हुआ? 12 नवंबर को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। साथियों, इस अधिनियम में बहुत सारे उपबंध किए गए हैं, बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं, बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं। एक एक करके हम सारी चीजें आपको बताएंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 3 यानी कि 1986 अधिनियम की धारा 3 के अधीन पर्यावरण के संरक्षण तथा परिवर्धन करने के लिए उपाय करने के लिए केंद्र सरकार की अधिकार शक्ति का प्रावधान किया गया है। इस धारा के मुताबिक अधिनियमों, जो ये धारा है, धारा 3 1986 अधिनियम की धारा 3 में केंद्र सरकार की शक्तियां दी गई हैं और इस अधिनियम के मुताबिक नंबर 1 में अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्र सरकार में वे सभी उपाय करने की शक्ति होगी जो पर्यावरण के संरक्षण तथा गुणवत्ता की अभिवृद्धि और पर्यावरण के प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु जरूरी एवं वांछनीय है। मतलब यह हुआ कि यह अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि जो पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए वे सभी उपाय करें जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण
रोका जाए, उसका संरक्षण किया जा सके। नंबर दूसरा, विशेष रूप से उपधारा 1 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन उपायों में सभी के लिए अथवा निम्नलिखित विषयों में किसी एक के लिए किए गए उपाय सम्मिलित होंगे। ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जो सम्मिलित होंगे? नंबर 1 है राज्य सरकारों, अधिकारियों और अन्य प्राधिकारियों के कार्यों का समन्वय इस अधिनियम द्वारा। दूसरा, अन्य किसी विधि जो उस समय विधि में बाध्य हो जिसका इस अधिनियम के उद्देश्यों से संबंध हो के अंतर्गत। मतलब यह हुआ कि समन्वय स्थापित होना बहुत जरूरी है। बिना तालमेल के कोई भी काम नहीं हो सकता। अगर तालमेल है तभी कार्य कर सकते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है समन्वय, वो भी राज्य सरकारों, अधिकारियों और अन्य प्राधिकारियों के कार्यों में समन्वय होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है इसी का, पर्यावरण संबंधी प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उपशमन हेतु राष्ट्र स्तर पर योजनाएं बनाने और निष्पादन के लिए। साथियों, पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्र स्तर पर योजनाएं बनाना, फिर उनको निष्पादित करना, उनको लागू करना, उनको चलाना। नंबर 3, पर्यावरण के गुणों के विभिन्न पहलुओं पर मापकों का निर्धारण करना। एक मापक निर्धारित करना, एक स्टैंडर्ड मान निर्धारित करना, ये सब केंद्र सरकार की शक्तियों के अंतर्गत आता है। उनको शक्तियां हैं वो निर्धारित कर सकते हैं। नंबर 4, पर्यावरण संबंधी प्रदूषकों के उत्सर्जन अथवा उन्मोचन के लिए विभिन्न स्रोतों से मापकों का निर्धारण करना। जो भी हो, लेकिन इस धारा के अधीन पर्यावरण संबंधी प्रदूषकों के उत्सर्जन अथवा उन्मोचन के विभिन्न स्रोतों से गुणवत्ता और संरचना से संबंधित उन स्रोतों द्वारा उत्सर्जन या उन्मोचन के लिए विभिन्न मापक निर्धारित किए जाएं। मतलब क्या हुआ, इसमें स्पष्ट कह दिया गया है कि भाई एक निश्चित पैमाना होगा और उसके अनुसार फिर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई उस पैमाने का उल्लंघन करेगा, जैसे कोई कारखाना है और कारखाने में जो नियम बने हैं कि भाई अगर कोई गैस बाहर आ रही है तो फिल्टर होके आएगी, जहरीली नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पानी बाहर फेंका जा रहा है या कोई कचरा है तो इस प्रकार से डिकम्पोज हो कि वो बाहर नुकसान ना करे। तो ये सारे पैमाने केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाएंगे। उन क्षेत्रों पर प्रतिबंध जहां पर निश्चित अभिरक्षणों के अंतर्गत रहते हुए कोई उद्योग परिवर्तन या प्रक्रिया या उद्योगों परिवर्तनों अथवा प्रक्रियाओं के वर्ग न चलाए जा रहे हों या चलाए जा रहे हों, उन क्षेत्रों पर प्रतिबंध जहां पर निश्चित अभिरक्षणों के अंतर्गत। साथियों, प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। कैसे प्रतिबंधित करना है कि उन क्षेत्रों पर प्रतिबंध जहां पर निश्चित अभिरक्षणों के अंतर्गत रहते हुए कोई भी उद्योग चल रहा है, कोई क्रियाकलाप चलाई जा रही है, वहां पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी जो चिन्हित क्षेत्र हैं वहां पर इस प्रकार से नया कारखाना स्थापित नहीं होगा, या ऐसी जगह जहां पर प्रदूषण ज्यादा है वहां पर प्रतिबंध लगाया जाएगा इस प्रकार के कारखाने चलाने के लिए। अगला पॉइंट है उन प्रक्रियाओं और अभिरक्षणों का निर्धारण करना जिनसे कि दुर्घटनाओं को रोका जा सके, जिनके कारण पर्यावरण संबंधी प्रदूषण हो तथा ऐसी दुर्घटनाओं का औपचारिक उपाय हो। ऐसी घटनाएं जिनसे कि पर्यावरण प्रदूषण हो, ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जाए और इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियम बनाए जाएं, उपाय किए जाएं। साथियों, संकट में पदार्थों के उपयोग के संबंध में नेक्स्ट है, जो संकट में पदार्थ हैं उनके उपयोग के संबंध में प्रक्रियाओं और अभिरक्षणों का निर्धारण करना। मतलब कहां पर रखा जाएगा, किस कस्टडी में रखा जाएगा, किसकी कस्टडी में रखा जाएगा, और रखा जाएगा तो सुरक्षित रखा जाएगा जिससे कि निकट भविष्य में किसी भी प्रकार का उससे खतरा ना हो, ना ही किसी प्रकार का कोई नुकसान हो। अगला पॉइंट है निर्माण प्रक्रिया, तत्वों और वस्तुओं का परीक्षण जिनसे कि पर्यावरण संबंधी प्रदूषण पैदा होने की आशंका हो। साथियों, निर्माण प्रक्रिया कैसी हो, तत्व और वस्तुओं का कैसा परीक्षण हो, ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि उनसे प्रदूषण ना फैले। ये इसलिए क्योंकि जहां संभावना हो, जहां आशंका हो कि इससे पर्यावरण प्रदूषण फैल सकता है, तो फिर वहां पर इनका परीक्षण जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण संबंधी समस्याओं को कार्यान्वित करना और अनुसंधान का प्रवर्तन करना, अन्वेषण करना। साथियों, अनुसंधान बहुत जरूरी है कि ये जो प्रदूषण फैल रहा है इसके रीजन, कारण
और उस पर फिर अन्वेषण करना। साथियों उस चीज को किस प्रकार से डिटेल में लेकर के आया जाए, और फिर उसके बाद उस चीज को रोकना है कैसे, इस समस्या को, जब तक उस समस्या के अंदर तक जाएंगे नहीं, जब तक उस समस्या को दूर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जरूरी है कि अनुसंधान और अन्वेषण जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी स्थान, संयंत्र, यंत्र तंत्र, मशीनरी निर्माण की अन्य प्रक्रिया, सामग्री अथवा वस्तु का निरीक्षण तथा प्राधिकारियों, अधिकारियों या व्यक्तियों को दिए गए ऐसे निर्देश जिन्हें वह कार्रवाई करने के लिए जरूरी समझे, पर्यावरण संबंधी प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उपशमन के लिए आदेश द्वारा। साथियों किसी भी स्थान, संयंत्र, यंत्र तंत्र, मशीनरी निर्माण की अन्य प्रक्रिया, सामग्री अथवा वस्तु का निरीक्षण। साथियों जहां पर भी ये कल कारखाने हैं, जो प्राधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वो उस चीज को निरीक्षण करेंगे, देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन जगहों से पर्यावरण प्रदूषण फैलाया जा रहा। अगर ऐसा है तो उस संबंध में अधिकारियों द्वारा आदेश दिया जाएगा कि पर्यावरण प्रदूषण ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यावरण संबंधी प्रयोगशालाएं और संस्थाएं जो पर्यावरण संबंधी कार्य करने के लिए न्यासित हो एवं इस अधिनियम के अंतर्गत संस्थाओं की स्थापना और मान्यता प्रदान करना। साथियों पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है कि जब भी प्रदूषण से संबंधित कोई सैंपल लिया जाए तो सैंपल की जांच कहाँ होगी, इसके लिए चाहिए मान्यता प्राप्त लैब। और मान्यता प्राप्त लैब इसलिए क्योंकि उसकी रिपोर्ट कोर्ट में ग्राह्य होगी। साथियों कोर्ट में रिपोर्ट कब ग्राह्य होगी, जब मान्यता प्राप्त लैब द्वारा जांच की जाएगी। तो इसके लिए जरूरी क्या होगा, मान्यता प्राप्त लैब की स्थापना करना। नेक्स्ट है पर्यावरण संबंधी प्रदूषण के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करना और प्रचार करना। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को जागरूक करना है। जागरूक करने के लिए जरूरी क्या है कि सूचनाएं एकत्र करना और फिर लोगों को बताना। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण संबंधी प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं उपशमन के संबंध में पुस्तकों, संहिता या मार्गदर्शिकाओं को तैयार करना। मतलब ये हुआ कि पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए, पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए, इन सारी चीजों को, पुस्तकें भी लिखी जाए इस प्रकार से, और लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि लोग जागरूक हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट है वे अन्य सभी विषय जिन्हें केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन हेतु आवश्यक या वांछनीय समझे। फिर जो भी चीजें हैं जो केंद्र सरकार उचित समझे, जो भी ऐसे प्रभावी कदम जिनसे कि पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है, वह केंद्र सरकार कर सकती है। नंबर तीसरा है, अभी हमने 2 के सब क्लॉज इतने सारे बताए हैं। नंबर तीसरा है केंद्रीय सरकार कर सकती है, क्या कर सकती है, इस अधिनियम के उद्देश्यों हेतु अगर वह आवश्यक या वांछनीय समझे तो आदेश द्वारा, शासकीय राजपत्र में विज्ञप्ति देकर, प्राधिकारी या प्राधिकारियों के ऐसे नाम या नामों जैसा कि आदेश में सुनिश्चित केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी एवं कार्यों के प्रयोग और पालन के प्रयोजनार्थ गठित करती है और उपधारा 2 में भेद ऐसे विषयों के प्रति उपाय कर सकेगी। मतलब केंद्र सरकार विज्ञप्ति द्वारा ये सूचना देगी, जारी करेगी, नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन बताएगी कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं उनके पालन के लिए प्राधिकारियों या जो ऐसे नाम जो केंद्र सरकार जिन्हें सक्षम समझे उनको अधिनियम के अंतर्गत जो उपाय हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो उपाय हैं, उन उपायों को भली भांति सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए, उनका पालन कराने के लिए इस प्रकार के आदमियों को नियुक्त करेगी और लगाएगी, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण हो, बढ़ रहे प्रदूषण को कम किया जाए। साथियों धारा 3 के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण की गुणवत्ता में वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण निवारण, नियंत्रण तथा रोकथाम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरी कदम उठाती है और कौन कौन से उपाय कर सकती है ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो केंद्र सरकार द्वारा किए जाते हैं या किए जा रहे हैं। साथियों नंबर 1 है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या अन्य विधि के अधीन पर्यावरण संरक्षण एवं परिवर्धन हेतु राज्य सरकारों, अधिकारियों व अन्य प्राधिकारियों के कार्यों का समन्वय करना। साथियों जो अधिनियम बना है, अधिनियम में जो नियम दिए गए हैं उनकी पालना कराना। किससे पालना कराना? अधिकारियों से, प्राधिकारियों से, राज्यों से।
तो साथियों पहला जो उपाय है यही है कि इस प्रकार समन्वय होना चाहिए, ताकि मिलके काम करेंगे तो जल्दी से जल्दी उस चीज को हासिल कर लिया जाएगा, मतलब पर्यावरण संरक्षण और बढ़ रहे प्रदूषण को कम किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रण और उपशमन के लिए योजनाएं बनाना एवं उन्हें लागू करना। अब देखिए, रोकथाम के लिए जरूरी क्या है, इस प्रकार की योजनाएं बनाई जाए, और फिर कैसी योजना, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण कम हो, और उन योजनाओं को लागू किया जाए। पर्यावरण के गुणों तथा मानकों का निर्धारण करना, जो पर्यावरण के गुण हैं और उनका जो मानक है उनका निर्धारण करना। अगला पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाले कारणों के उत्सर्जन अथवा उन्मोचन के लिए विभिन्न माध्यमों से मापकों का निर्धारण करना। फिर अगला पॉइंट है निश्चित सुरक्षा साधनों के अधीन रहते हुए उन क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगाना जहां कोई उद्योग या परिवर्तन अथवा प्रक्रियाएं या इनके वर्ग चलाए जा रहे हों या न चलाए जा रहे हों। उन निश्चित सुरक्षा साधनों के अधीन रहते हुए उन क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगाना जहां पर प्रदूषण फैल रहा है या फैलने की संभावना है, वहां पर प्रतिबंध लगाना। जैसे कि अभी हाल ही में चल रहा है कि पॉलीथीन बैन है, आप पॉलीथीन का यूज नहीं करें, जगह जगह आपको डस्टबिन मिलेंगे, सूखा कचरा इसमें डालें, गीला कचरा इसमें डालें। तो ये सब केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार उपाय करती है, और राज्य और प्राधिकारी और अधिकारियों के द्वारा उन योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। साथियों, उन प्रक्रियाओं और अभिरक्षणों का निर्धारण करना जिनसे कि दुर्घटनाओं को रोका जा सके जिनके कारण पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। साथियों, उन घटनाओं को रोकना जिनके कारण पर्यावरण प्रदूषण होता है। संकटमय पदार्थों के उपयोग के संबंध में प्रक्रियाओं तथा अभिरक्षणों का निर्धारण करना। ये भी अभी हमने आपको बताया है कि जो पदार्थ ऐसे हैं जिनसे ज्यादा संकट है उनका संरक्षण अच्छी तरीके से होना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण पैदा करने वाले तत्वों, निर्माण प्रक्रियाओं और वस्तुओं का परीक्षण। ऐसे तत्व जो कि प्रदूषण फैलाते हैं उनका परीक्षण किया जाना चाहिए, तभी उनका उपयोग किया जाए। पर्यावरण संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु अनुसंधान, अन्वेषण व अन्य कार्य करना आवश्यक है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और उसके उपशमन के लिए जरूरी निर्देश देना तथा आदेश द्वारा किसी भी स्थान, मशीनरी, निर्माण प्रक्रिया, सामग्री या वस्तु का निरीक्षण करना। फिर नेक्स्ट है इस अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी कार्य करने हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना करना एवं उन्हें मान्यता देना। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषणों के संबंध में जरूरी सूचनाएं एकत्र कर उनका प्रचार करना। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उपशमन हेतु पुस्तक संहिता अथवा मार्गदर्शक पुस्तिकाओं का प्रकाशन करना। नेक्स्ट है इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अन्य जरूरी उपाय करना। इस धारा के अंतर्गत उपधारा 3 में यह भी प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय सरकार जरूरी समझे जाने पर शासकीय गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके केंद्रीय सरकार के ऐसे कार्यों तथा शक्तियों का पालन करने हेतु किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है। इस तरह नियुक्त किया गया प्राधिकारी केंद्रीय सरकार के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए जरूरी उपाय कर सकता है और आवश्यक निर्देश और आदेश जारी कर सकता है। इस तरह धारा 3 के उपबंध पर्यावरण संबंधी प्रदूषण को रोकने हेतु केंद्रीय सरकार को सशक्त करते हैं तथा यह अधिकार देते हैं कि वह पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने तथा उपशमन के लिए इस अधिनियम के तहत आवश्यक उपाय करे। साथियों, यह जो एक्ट है यह केंद्र सरकार को सशक्त करता है कि वह पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपाय करे। साथियों, ये हमने क्या बताया, उपाय बता दिए। अब हम आपको बताएंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार को अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में तथा निर्देश देने के संबंध में क्या क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं, यह भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। साथियों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया एक विशिष्ट अधिनियम है। इस कारण इस अधिनियम के प्रावधान सामान्य विधि के उपबंधों पर पूर्वता रखते हैं। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य किसी भी तरह के पर्यावरण प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण एवं उपशमन करना है। साथियों, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यही है कि पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना, निवारित करना, उपशमन करना और पर्यावरण को प्रदूषण रहित करना, यानी प्रदूषण जो फैल रहा है उसको कम करना है, जिससे कि अगर प्रदूषण कम रहेगा तो हम अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 1 के अधीन
केंद्र सरकार को यह अधिकार तथा शक्ति प्रदान की गई है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु और इस अधिनियम के उद्देश्यों को संपूर्णता देने के लिए ऐसे पदनामों से जैसा कि वह उचित समझे अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है और इस तरह नियुक्त किए गए अधिकारियों को ऐसी शक्तियां और कृत्यों से नष्ट कर सकेगी जैसा कि वह उचित समझे। साथियों, जो धारा 4 है, धारा 4 स्पष्ट करती है कि जो उपाय पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनाए जाने हैं उनको भली भांति क्रियान्वित करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण करने के लिए, प्रदूषण निवारण के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है और उनको वो आवश्यक शक्तियां प्रदान कर सकती हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपाय लागू करने में कारगर साबित हो। तो साथियों, ये धारा 4 में बताया गया है। इस धारा के अंतर्गत धारा 3 की उपधारा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर वाक्य या परंतक इस आशय से जोड़ा गया है कि धारा 3 की उपधारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण व प्राधिकारियों को गठित करने की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब जो धारा 3 में उपाय बताए गए हैं उनको प्रभावित किए बगैर ही अधिकारियों प्राधिकारियों की नियुक्ति गठित करने का प्रावधान है। धारा 4 की उपधारा 2 में यह भी प्रावधान संबंधित है कि अब धारा 4, अभी तो हमने एक धारा 4 की उपधारा 1 पढ़ी, अब धारा 4 की उपधारा 2 में क्या प्रावधान है। इसके अंतर्गत नियुक्त किए गए अधिकारी, जो उपधारा 1 के अंतर्गत नियुक्त किए गए अधिकारी हैं, केंद्र सरकार या धारा 3 की उपधारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण या अन्य किसी प्राधिकार या अधिकारी के समान नियंत्रण तथा निर्देशाधीन होंगे। अर्थात जो जिनको नियुक्त किया गया है, जिनको केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है, उनको उपाय करना है। क्या उपाय करना है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित उपाय करना है, क्रियान्वित करना है। उनको आदेश और निर्देशों की धारा 4 की उपधारा 1 के अंतर्गत नियुक्त किए गए अधिकारी मानने को बाध्य होंगे। जो भी केंद्र सरकार आदेश निर्देश देगी, जिनको भी नियुक्त किया जाएगा, वो मानने के लिए बाध्य होंगे, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है। साथियों, निर्देश देने की शक्ति का मतलब क्या होता है, आदेश देने की शक्ति और निर्देश देने की शक्ति का मतलब क्या होता है, ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इस अधिनियम की धारा 5 केंद्रीय सरकार को निर्देश जारी करने की महत्वपूर्ण शक्ति देती है। साथियों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा जो 5 है वह केंद्र सरकार को निर्देश देने की शक्ति प्रदान करती है। इस अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को समुचित निर्देश दे सकती है और वह व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी इन निर्देशों को मानने के लिए बाध्य होगा। साथियों, पर्यावरण संरक्षण के लिए धारा 5 में प्रावधान किया गया है कि धारा 5 केंद्र को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह इस प्रकार के निर्देश दे सकते हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है और सभी उनको मानने के लिए बाध्य होंगे। धारा 5 के मुताबिक किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी पर इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में केंद्रीय सरकार किसी भी व्यक्ति, प्राधिकारी, अधिकारी को लिखित में निर्देश जारी कर सकेगी तथा ऐसे व्यक्ति, अधिकारी अथवा प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए अबाध्य होंगे। साथियों, किसी भी विधि में जो दूसरी विधि है उनके होते हुए भी इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि लिखित में जो निर्देश केंद्र सरकार जारी करेगी उनको प्राधिकारी, अधिकारी सभी व्यक्ति मानेंगे। इस धारा के अंतर्गत एस सुंदरम पिल्ले बनाम बी.आर. पट्टाभिरमन AIR 1985 582 के बाद के निर्णय के अनुसार स्पष्टीकरण जोड़ा गया कि क्या स्पष्टीकरण जोड़ा गया, जिसके मुताबिक शंकाओं के निवारण हेतु यह घोषणा की जाती है कि इस धारा के अंतर्गत निर्देश जारी करने की शक्तियों के अंतर्गत निम्नांकित के बारे में निर्देश जारी करने की शक्ति भी होगी। किसी भी उद्योग, संक्रिया अथवा प्रक्रिया को बंद करने, विनियमित करने, जल, विद्युत या किसी सेवा को की पूर्ति को बंद करने या विनियमित करने की शक्ति केंद्र सरकार को होगी। केंद्र सरकार द्वारा निर्देश देने की शक्ति के संबंध में ईश्वर सिंह बनाम हरियाणा राज्य AIR 1996 30 के बाद में पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि ऐसे निर्देशों के अधीन पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु सरकार पत्थर तोड़ने वाली इकाइयों के आबादी से दूर स्थापित करने का निर्देश दे सकती है। तो ये 2 जजमेंट है जो हमने आपको बताए हैं।
साथियों, इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर धारा 3 में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में नियम बना सकती है। केंद्र सरकार को शक्ति प्राप्त है कि वह नियम बना सकती है। कौन कौन से नियम बना सकती है, एक एक करके हम आपको बताएंगे। साथियों, राज्य सरकारों, अधिकारियों तथा प्राधिकारियों के संबंध में समन्वय लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन या तत्समय प्रचलित अन्य किसी विधि के अधीन नियम बना सकती है। साथियों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण निवारण नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार क्या कर सकती है, नियम बना सकती है और उन नियमों को सभी मानेंगे। साथियों, पर्यावरण प्रदूषण के निवारण नियंत्रण तथा उपशमन के लिए नियम बना सकती है। पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों के उत्सर्जन तथा निस्तारण के लिए कि भाई कितनी मात्रा में उत्सर्जन होगा, कितनी मात्रा में निस्तारण होगा, कैसे होगा, किस विधि से होगा, ये सारे नियम बना सकती है। पर्यावरण प्रदूषण निषेधित क्षेत्र के अधीन औद्योगिक संयंत्र संक्रिया अथवा प्रक्रिया को चलाने तथा विनियमित करने के लिए जो पर्यावरण प्रदूषण निषेधित क्षेत्र घोषित किया गया है वहां पर नियम बना सकती है कि उद्योग धंधे संचालित होंगे कि नहीं होंगे, किस स्तर पर होंगे, कैसे होंगे, उनमें क्या कच्चा माल उपयोग किया जाएगा, किस प्रकार से चलाया जाए जिससे कि प्रदूषण ना हो। नेक्स्ट है परिसंकटमय पदार्थों से व्यवहार के संबंध में प्रक्रिया और रक्षा के उपाय निर्धारित करने के लिए शक्ति प्रदान है। नियम बना सकती है कि भाई कोई भी संकटमय पदार्थ है उसको इस तरीके से रखा जाए जिससे कि किसी प्रकार का प्रदूषण ना फैले। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण के निवारण नियंत्रण तथा उपशमन से संबंधित नियम, पुस्तिकाएं, संहिताएं और मार्ग निर्देशिकाएं तैयार करने के लिए। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण कारित करने वाली विनिर्माण प्रक्रियाओं, सामग्रियों तथा पदार्थों को परीक्षण करने के लिए। साथियों, परीक्षण करने के लिए भी नियम बना सकती हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किए गए कर्तव्यों के पालन में पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं तथा संस्थानों की स्थापना करने तथा मान्यता देने के लिए कोई भी संस्था खोलना, उसको मान्यता देना, ये सारे नियम कौन बना सकती है, केंद्र सरकार। इस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 2 के अंतर्गत, अभी हमने धारा 6 के उपधारा 1 के अंतर्गत बताए, अब हम धारा 6 की उपधारा 2 के अंतर्गत केंद्र सरकार उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त धारा 3 में दी गई शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित विषयों के संबंध में नियम बना सकती है। कौन कौन से ऐसे नियम हैं? नंबर 1 है केंद्र सरकार देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए और विभिन्न उद्देश्यों के लिए जल, वायु अथवा मिट्टी की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करने के लिए नियम बना सकती है। मानक निर्धारित करने के लिए नियम बनाएंगे कि इतने तक सही होगा, इतने के बाद अगर चीजें घट रही हैं तो फिर वो प्रदूषण माना जाएगा। केंद्र सरकार, नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र सरकार विभिन्न तरह के पर्यावरणीय प्रदूषणकारी ध्वनि सहित के संकेंद्रण के लिए अधिकतम स्वीकृति सीमाएं निर्धारित करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों हेतु नियम बना सकती है। साथियों, केंद्र सरकार विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण है, पर्यावरण में जो प्रदूषण फैलाए जा रहे हैं उनके संकेंद्रण के लिए अधिकतम स्वीकृति सीमाएं निर्धारित कर सकती है। नेक्स्ट है परिसंकट में पदार्थों से व्यवहार करने के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु और उसके लिए रक्षा के विभिन्न उपायों को निर्धारित करने हेतु केंद्र सरकार नियम बना सकती है। जो डेंजरस पदार्थ हैं, गोला बारूद हैं, कहाँ कैसे क्या रखे जाएंगे उस संबंध में भी नियम बना सकती है। क्यों? क्योंकि ये इतने खतरनाक होते हैं कि अगर एक क्षेत्र विशेष में जहां विस्फोट होता है तो उस एरिया को पूरे को सफाया कर देते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत परिसंकट में पदार्थों के व्यवहार के संबंध में निषेध तथा प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार नियम बना सकती है। जो भी पदार्थ हैं नियम बनाएगी कि भैया ये चीजें यहाँ उपयोग में नहीं लाई जाएंगी, ना रखा जाएगा। जिन दुर्घटनाओं से केंद्र सरकार पर्यावरणीय प्रदूषण कारित होना संभव समझती है उन दुर्घटनाओं की रोकथाम, प्रक्रिया, रक्षोपाय और निवारण के लिए नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। अभी जैसे साथियों कुछ दिन पहले राजस्थान में एक घटना घटित हुई, एक गैस सिलेंडर विस्फोट हुआ जिसने कि आसपास के 1-2 किलोमीटर एरिया को कवर कर लिया और वहां इतना प्रदूषण हुआ, इतना ज्यादा प्रदूषण हुआ कि पूरे क्षेत्र में आग लग गई। तो साथियों उस क्षेत्र विशेष में जहां पर इस प्रकार का एक्सीडेंट हुआ, तो ऐसे दुर्घटनाओं को रोकना जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण ना हो। इस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार को दी गई नियम बनाने की शक्ति के बारे में बी लक्ष्मीपति बनाम कर्नाटक राज्य AIR 1992 57 के बाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बताया कि स्वच्छ पर्यावरण मानव जीवन के लिए जरूरी है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उसका प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। सरकार को इस दशा में सभी जरूरी उपाय करने चाहिए। इसके लिए आवासीय बस्तियों में अवस्थित औद्योगिक इकाइयों की प्रक्रिया पर आगे रोक भी लगानी पड़े तो
ऐसा किया जाना समुचित होगा। ऐसा किया जाना क्या होगा? समुचित होगा। तो साथियों, ये हमने क्या बताए? नियम बनाने की शक्ति बताई अभी आपको। अब हम आपको बताएंगे साथियों कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए नियम बनाने की शक्ति। अभी हमने क्या बताया था कि अभी हमने आपको बताया धारा 6 के बारे में। अभी देखो, धारा 6 ही कहती है क्या नियम है। अभी जो हमने आपको बताया वही यही नियम है कि किस प्रकार से कर सकते हैं। इनको थोड़ा डिटेल में हम बताएंगे। धारा 6 के अंतर्गत शक्ति प्रदत्त की गई है, लेकिन क्या कह रहे हैं? इन्हीं मामलों के संबंध में केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्तियां इस अधिनियम की धारा 25 में प्रदान की गई है। धारा 6 जो है, देखिए, पर्यावरण प्रदूषण को विनियमित करने हेतु नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को इस अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत प्रदत्त की गई है, जो कि धारा 3 के निर्दिष्ट जो भी उपाय हैं उनको फॉलो करवा सके। और इसी संबंध में कहा गया है कि धारा 25 में जो शक्तियां प्रदान की गई हैं वो भी बहुत जरूरी है पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं जो धारा 25 में दी गई हैं वो भी हम जानेंगे। और धारा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20 में क्या प्रावधान है वो भी हम आपको एक एक करके शॉर्ट में बताएंगे। धारा 25 के उपधारा 1 के अनुसार केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों की क्रियान्विति के लिए नियम बना सकेगी। जो भी उपबंध हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है उस संबंध के लिए नियम बना सकती है। विशिष्टता तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी विषय के संबंध में उपबंध कर सकती है केंद्र सरकार। धारा 7 के अधीन वह मानक जिससे ज्यादा पर्यावरणीय प्रदूषण कार्य का निस्तारण अथवा उत्सर्जन नहीं किया जा सकता। एक मानक, भाई इतने लेवल से आप पर्यावरण प्रदूषणकारी का निस्तारण या उत्सर्जन नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो फिर वहां दंडात्मक कार्रवाई होगी। धारा 8 के अधीन परिसंकट में पदार्थों से व्यवहार किए जाने की बाबत अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और पालन किए जाने वाले रक्षोपाय। धारा 9 की उपधारा 1 के अंतर्गत विहित मानक से अधिक मात्रा में पर्यावरणीय प्रदूषणकारी के निस्तारण की घटना या उसकी आशंका बाबत प्राधिकरण अथवा अभिकरण को सूचना देने तथा सहायता करने। धारा 11 की उपधारा 1 के अधीन विश्लेषण हेतु वायु, जल, मिट्टी और अन्य पदार्थों के नमूना लेने की रीति। धारा 11 की उपधारा 3 के अधीन विश्लेषण हेतु नमूना लेने के आशय की सूचना का प्रारूप। धारा 12 की उपधारा 2 के अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के कृत्य विश्लेषक या परीक्षण हेतु वायु, जल, मिट्टी तथा अन्य पदार्थों का नमूना ऐसी प्रयोगशालाओं को भेजने की प्रक्रिया, प्रयोगशाला की रिपोर्ट का प्रारूप, ऐसी रिपोर्ट के लिए संदेह फीस तथा ऐसी प्रयोगशालाओं को अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए समर्थ बनाने वाले अन्य विषय। धारा 13 के अधीन वायु, जल, मिट्टी और अन्य पदार्थों का विश्लेषण करने के प्रयोजन हेतु नियुक्ति या मान्यता प्राप्त सरकारी विश्लेषकों की अर्हताएं। धारा 19 के खंड बी के अधीन किसी अपराध तथा उसके लिए परिवाद प्रस्तुत करने की आशय की केंद्रीय सरकार की सूचना देने की रीति। धारा 20 के अधीन वे प्राधिकारी अथवा अधिकारी जिनको कोई रिपोर्ट, विवरणी, संख्यांकी, लेखे और अन्य सूचनाएं देनी होंगी, ऐसे अन्य विषय जो उपेक्षित हों अथवा विहित किए जाएं। साथियों, ये कुछ नियम बनाने थे जो इस आधार पर नियम केंद्र सरकार बना सकती है, ये हमने आपको बताया। साथियों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं उनको थोड़ा सा हम डिटेल में आपको बताएंगे। अभी हमने आपको कुछ शक्तियां बताई भी थी पहले, लेकिन अब थोड़ा सा हम डिटेल में उन्हीं शक्तियों को एक्सप्लेन करेंगे। पहली शक्ति है प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति। धारा 10 सब क्लोज 1 में, इस अधिनियम की धारा 10 सब क्लोज 1 में कहा गया है कि इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी ऐसी मदद से जो है जरूरी समझे किसी स्थान में निम्नलिखित प्रयोजन के लिए प्रवेश करेगा। साथियों, एक स्थान है, वहां पर किस उद्देश्य के लिए प्रवेश कर सकता है, वो कौन कौन से उद्देश्य हैं वो हम जानेंगे, और उसको शक्ति प्राप्त है वहां जाने की, उसे कोई नहीं रोक सकता। पहली शक्ति है, पहला पॉइंट है, उसे सौंपे गए केंद्रीय सरकार के कृत्यों में से किसी का पालन करना हो। उसे जो भी एक कार्य दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से उसका पालन करना है, तो पालन करने के लिए वह प्राधिकारी अधिकारी अंदर जा सकता है। नंबर दूसरा, यह अवधारित करने के प्रयोजन हेतु कि क्या तथा अगर हाँ किस रीति से ऐसे किन्हीं कृत्यों का पालन किया जाता है तथा क्या इस अधिनियम या तदीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों या अधिनियमों के अधीन तामील की गई सूचना, किए गए आदेश, दिए गए निर्देश अंतर्गत प्राधिकरण का पालन किया जा रहा है या
किया गया है। साथियों, किसी भी संयंत्र, कारखाने में, उद्योग धंधे में कोई भी प्राधिकारी जा सकता है, देख सकता है कि जो केंद्र सरकार ने नियम बनाए हैं, जो इस विधि में उपबंध किए गए हैं, उन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन निर्देशों आदेशों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए भी देखने के लिए जा सकते हैं। नंबर तीसरा, किसी संयंत्र, अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज अथवा किसी अन्य सारवान पदार्थ की परीक्षा करने के प्रयोजन से या किसी स्थान की तलाशी लेने हेतु जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उसके अंदर या तद्दीन बनाए गए नियम के अधीन कोई अपराध किया गया है अथवा किया जा रहा है अथवा किए जाने वाला है, किसी ऐसे संयंत्र, अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज तथा अन्य सारवान पदार्थ का इस दशा में अपग्रहण करने के लिए जब उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उससे इस अधिनियम या तद्दीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध के करने का साक्ष्य दिया जा सकेगा, या ऐसा अपग्रहण पर्यावरण प्रदूषण के निवारण के लिए अथवा दूर करने के लिए जरूरी है। साथियों, कोई भी संयंत्र है, कोई भी कारखाना है, वहां पर कुछ भी ऐसा दस्तावेज मिल रहा है कि जो कि उस कारखाने द्वारा किए गए अपराध को साबित करता है, तो उसको जो भी प्राधिकारी है वो अपग्रहण कर सकता है, नहीं जब्त कर सकता, अपने कब्जे में ले सकता है। किसी भी उद्योग अथवा सक्रिया या प्रक्रिया को चलाने वाले या किसी परिसंकट में पदार्थ से व्यवहार करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह केंद्र सरकार द्वारा सशक्त किए गए व्यक्ति को कृत्यों के निर्वहन में सभी जरूरी मदद उपलब्ध कराए। साथियों, जो भी केंद्र सरकार जिसको नियुक्त करती है, उसको कोई भी संयंत्र हो, कोई भी उद्योग धंधा वाला हो, डायरेक्टर हो, कोई भी हो, वो सशक्त व्यक्ति को वो सारी चीजें उपलब्ध कराएगा जो कि आवश्यक है। अगर वह ऐसा करने में बिना किसी युक्ति के कारण असफल रहता है तो वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी माना जाएगा। अगर वह व्यक्ति नहीं उपलब्ध कराता है तो वह दोषी माना जाएगा। साथियों, ये हो गई एक शक्ति। नंबर दूसरा, नमूना लेने की शक्ति और उस संबंध में अनुसारित की जाने वाली प्रक्रिया। अधिनियम की धारा 11 में उपबंध किया गया है कि केंद्र सरकार या उसके द्वारा निमित्त किसी अधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह विश्लेषण के प्रयोजन हेतु किसी कारखाने, परिसर या अन्य स्थान से वायु, जल, मिट्टी या अन्य पदार्थ का उस रीति से जैसा भेद की जाए नमूना ले सकता है। मतलब ये कि केंद्र सरकार द्वारा जो भी नियुक्त व्यक्ति है वह ऐसे भी किसी स्थान का, चाहे जल का हो, चाहे मिट्टी का हो, चाहे वायु का हो, सैंपल ले सकता है और उस नियम से लेगा जो नियम है। इस तरह लिए गए किसी नमूने के किसी विश्लेषण का परिणाम किसी विधिक कार्रवाई के साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा अगर नमूना लेने वाला व्यक्ति निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन नहीं करता। साथियों, उसकी जो सैंपलिंग की गई है, सबसे महत्वपूर्ण है सैंपलिंग। अगर सैंपलिंग अच्छे से नहीं की गई है तो फिर वो ग्राह्य नहीं मानी जाएगी। साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रिजर्वेशन और सैंपलिंग दोनों महत्वपूर्ण है। इसमें स्पष्ट कह दिया गया कि अगर सैंपलिंग नहीं अच्छे से हुई तो मान नहीं होगा। अब बता रहे हैं कि सैंपलिंग कैसी होनी चाहिए। सैंपलिंग के लिए बताया गया है कि उस स्थान के अधिष्ठाता व्यक्ति को या ऐसे अधिष्ठाता के किसी अभिकर्ता को वहीं तत्काल उसके विश्लेषण करने अथवा आशय की सूचना की तामील ऐसे प्रारूप में करेगा जो व्यक्त की जाए। मतलब जो उस स्थान का ऑनर है, जिसके पोजीशन में वो चीज चल रही थी, उसके सामने ये सारी चीजें की जाएंगी, यानी उसको बताया जाएगा कि हम ये सैंपल ले रहे हैं। अधिष्ठाता अथवा अधिष्ठाता के अभिकर्ता या किसी व्यक्ति की उपस्थिति में विश्लेषण के नमूना संग्रहित करना। मतलब जो भी ऑनर है, जो भी उस संयंत्र का स्वामी है या प्रतिनिधित्व है, उसके सामने ही नमूना इकट्ठा करना। और अगला पॉइंट बता रहे हैं कि ऐसे नमूने को एक पात्र में रखवाएगा। मतलब एक कोई भी पात्र हो सकता है, कांच का हो सकता है, जार हो सकता है, जिसमें रखवाया जाएगा। उसको फिर क्या किया जाएगा, सील बंद किया जाएगा और नमूने लेने वाले व्यक्ति और अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति दोनों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। जो सीलबंद किया जाएगा, चिट लगेगी, उसमें दोनों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। ऐसा आधान यानी ऐसा पात्र, ऐसी बोतल जिसमें कि सैंपल रखा गया, उसको किसी केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला अविलंब पहुंचाएगा। जब विश्लेषण हेतु कोई नमूना लिया जाता है तथा नमूना लेने वाले व्यक्ति, अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता या व्यक्ति पर सूचना की तामीली करते हैं। साथियों, इसमें स्पष्ट किया गया कि जब भी कोई सैंपल लिया जाएगा तो अविलंब एफएसएल पहुंचाया जाएगा। ऐसे मामले जहां अधिष्ठाता या उसका अभिकर्ता अथवा व्यक्ति जानबूझकर अनुपस्थित रहता है, ये तो वो स्थिति हो गई कि जहां पर सामने वाला व्यक्ति मौजूद है, लेकिन जहां पर मौजूद नहीं है, जानबूझ करके भाग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, ये बताया गया है। साथियों, वहां नमूना लेने वाला व्यक्ति विश्लेषण हेतु नमूना किसी पात्र में लेगा। उस
पात्र को सीलबंद करेगा, चिन्हित करेगा और फिर उसको साइन करके एफएसएल जांच के लिए भेज देगा। ऐसे मामले में जहां नमूना लिए जाने के समय अधिष्ठाता अथवा उसका अभिकर्ता या व्यक्ति उपस्थित रहता है, पर अपेक्षित रूप से नमूने के चिन्हित तथा सीलबंद पात्र पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता है। जैसे मान लीजिए वहां मौजूद है लेकिन जो सैंपल लिया गया सैंपल पर साइन करने से मना करता है, तो वहां चिन्हित तथा सीलबंद आधार या जो पात्र है नमूना लेने वाला व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा। ऐसी स्थिति में जो नमूना ले रहा है उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा नमूना लेने वाला व्यक्ति उस पात्र को जिसमें कि सैंपल लिया गया है, उस जिस पात्र में सैंपल रखा गया है उसको मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला अविलंब भेजेगा। तो साथियों ये हमने क्या बताया आपको कि नमूना कैसे लेना है और किस रीति से लेना है ताकि न्यायालय में उसकी रिपोर्ट ग्राह्य होगी। अब साथियों हम आपको बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन। साथियों निवारण के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं ये हम आपको बताएंगे। निवारण वे उपबंध जो निवारण के बारे में किए गए हैं, नंबर 1 है उद्योग, संक्रिया आदि चलाने वाले व्यक्तियों को मानक से अधिक मात्रा में पर्यावरणीय प्रदूषणकारी के उत्सर्जन अथवा निस्सरण की अनुज्ञा नहीं होगी। धारा 7 में जो बताया गया है कि भाई इतने मानक से आप अधिक कोई भी गैस या कोई भी ऐसा उत्सर्जन निस्सारण नहीं करेंगे जिससे कि प्रदूषण बढ़े। धारा 7 में उपबंध किया गया है कि कोई भी उद्योग, कारखाना, संक्रिया प्रक्रिया चलाने वाला व्यक्ति ऐसे मानक से अधिक मात्रा में जो भेद किए जाए पर्यावरणीय प्रदूषकों को ना तो निस्सारण करेगा और ना उत्सर्जन और ना उसे ऐसा करने की अनुज्ञा दी जाएगी। एक स्टैंडर्ड मानक निर्धारित किया जाएगा कि इतनी मात्रा में ही वेस्टेज चीजें आप छोड़ सकते हैं, अगर उससे ज्यादा करेंगे तो दंडनीय माना जाएगा। नंबर 2, परिसंकट में पदार्थों से व्यवहार करने वाले व्यक्ति को प्रक्रियात्मक रक्षोपायों का पालन करना। पर्यावरण अधिनियम की धारा 8 में उपबंध किया गया है कि कोई भी व्यक्ति परिसंकट में इस पदार्थ के संबंध में विहित प्रक्रिया का अनुसरण तथा रक्षोपाय का अनुपालन किए बिना व्यवहार नहीं करेगा। मतलब जहां पर भी इस प्रकार का पदार्थ रखा हुआ है तो पहले ये होना चाहिए कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और सुरक्षित है। पर्यावरण संरक्षण नियमावली 1986 के नियम 3 में कहा गया है कि पर्यावरण की गुणवत्ता का संरक्षण तथा सुधार करने और पर्यावरण प्रदूषण का निवारण करने तथा उपशमन के प्रयोजन के लिए उद्योगों, सक्रिय या प्रसंस्करण से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सारण का मानक ऐसा होगा जैसा कि नियमावली की अनुसूची 1 में निर्दिष्ट है। साथियों नियमावली के नियम धारा 3 सब क्लॉज 1 में उपबंध किया गया है कि जहां उद्योग, संक्रिया या प्रसंस्करण को पर्यावरण प्रदूषकों को निस्तारित करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड द्वारा समय प्रदान किया गया, जिससे उन्हें कतिपय परिस्थितियों में निर्दिष्ट कार्य करने के बाद विहित मानक में लाया जाए और ऐसा उद्योग, सक्रिया या प्रसंस्करण के केंद्रीय राज्य बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट ऐसी शर्तों का कठोरता से अनुपालन करके ऐसे समयबद्ध कार्यक्रम की ऐसी अवधि के दौरान विहित मानक से अधिक मात्रा में पर्यावरण प्रदूषकों को निस्सारण करते हैं, वहां ऐसे निस्सारण अधिनियम के अधीन अपराध नहीं माना जाएगा। साथियों तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कतिपय मामलों में प्राधिकारियों और अभिकरणों को जानकारी देना। साथियों अधिनियम की धारा 9 में प्रावधान किया गया है कि जहां किसी घटना, दुर्घटना अथवा आकस्मिक कृत्य के कारण विहित मानकों से अधिक मात्रा में पर्यावरण प्रदूषकों का निस्सारण हुआ हो अथवा होने की आशंका हो, वहां ऐसे निस्सारण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति तथा उस स्थान का जहां ऐसे निस्सारण हुआ है अथवा होने की आशंका है प्रभारी व्यक्ति ऐसे निस्सारण से कारित पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने अथवा प्रशमित करने के लिए आबद्ध होगा तथा उसके साथ ही वह विहित प्राधिकारी तो अभिकरण को ऐसी घटना की सूचना देगा और मांग किए जाने पर उसे सभी प्रकार की सहायता देगा। साथियों जो प्रदूषण फैलाता है कारखाना, जैसे मान के चले कोई संयंत्र है, कारखाना है, वहां से गैस का निकल रही है, कोई भी वेस्टेज उत्सर्जन हो रहा है, ऐसी स्थिति में जो उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति है, जो उसका प्रभारी व्यक्ति है, वो जिम्मेदार होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रावधान किए गए हैं, जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उनसे आप अलग हटके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप मानकों का पालन नहीं करेंगे और घटना दुर्घटना घटित होगी तो उसके जिम्मेदार आप माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक घटना दुर्घटना होने से उस क्षेत्र विशेष को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी क्षेत्र पूरा प्रभावित हो जाता है। निर्दिष्ट प्रकार की घटना की सूचना मिलने पर, चाहे वह किसी भी प्रकार से मिले, वह अधिकारी अथवा अभिकरण ऐसे पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए
यथाशीघ्र वे सारे उपाय करेगा जो कि आवश्यक हो। तो साथियों, ये हमने कुछ निवारण बताए। अब हम आपको बताएंगे कि इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन होने पर क्या दंड दिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति या कोई कंपनी, कोई फर्म इस प्रकार के प्रावधानों का उल्लंघन करेंगे तो क्या दंड का प्रावधान है, यह हम आपको इस वीडियो में ही बताएंगे। साथियों, धारा 15 में उपबंध किया गया है कि जो कोई इस अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अधीन बनाए गए आदेशों, निर्देशों का उल्लंघन करेगा अथवा उनका पालन करने में असफल रहेगा, ऐसे प्रत्येक उल्लंघन या असफलता के लिए ऐसी अवधि के कारावास जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी अथवा ऐसे जुर्माने जो कि 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। यदि ऐसा उल्लंघन असफलता जारी रहती है तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम असफलता के दोष सिद्ध किए जाने के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है 5,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। यानी धारा 5 में बताया गया है कि धारा 5 में धारा 15 में धारा 5 नहीं धारा 15 में बताया गया है कि यह उपबंध है कि जो इसके नियम हैं, अगर कोई उन नियमों को तोड़ता है, उन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको दंडित किया जाएगा 5 वर्ष तक, और जुर्माना जो कि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 1 लाख तक होगा। और सजा होने के बाद फिर भी अगर आप उस चीज को नहीं मान रहे हैं, फिर भी नियम तोड़ रहे हैं, तो फिर आपको पर डे 5,000 रुपए फाइन लगेगा। साथियों, धारा 24 सब क्लॉज 2 में उपबंध किया गया है कि जहां किसी कार्य अथवा यदि इस अधिनियम के अथवा अन्य किसी विधि के अधीन भी किसी अपराध का गठन करता है तब ऐसे अपराध का दोष सिद्ध व्यक्ति अन्य विधि के अधीन दंडित किए जाने का भागी होगा, ना कि इस अधिनियम के अधीन। तो साथियों, ये थी धारा 15 और 24(2). अब हम पढ़ेंगे कंपनियों द्वारा अपराध। अभी हमने क्या बताया, जो अधिनियम है, अधिनियम के नियम, आदेश और निर्देशों का उल्लंघन करने पर दंड है। अब हम बताएंगे कंपनियों द्वारा अपराध जो किया जाता है उसमें क्या दंड का प्रावधान है। जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का सीधे भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे। साथ ही वो जो कंपनी है, अगर किसी कंपनी ने कोई अपराध किया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जो भी अपराध का प्रावधान है, अगर उस कंपनी के द्वारा किया गया तो उस कंपनी के जो भी जिम्मेदार वर्कर हैं, जो भी जिम्मेदार कार्यरत व्यक्ति है, उनको भी उसके लिए दोषी समझा जाएगा। सरकारी विभागों द्वारा अपराध, अगर जहां पर कोई अपराध सरकारी विभागों के द्वारा किया जाए, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो मानक निर्धारित किए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उनका पालन किसी सरकारी विभागाध्यक्ष द्वारा न किया जाए तो उसमें क्या होगा। जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी सरकारी विभाग द्वारा किया गया है, वहां विभाग के अध्यक्ष को दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने का वह भागी होगा। परंतु वह दंड का भागी नहीं होगा यदि यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया या कि उसने ऐसा अपराध किए जाने का निवारण करने की सब सम्यक तत्परता बरती थी। मतलब जो अध्यक्ष है वर्तमान का, अगर वह ये चीज साबित कर दे कि उसको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, और दूसरी चीज यह साबित कर दी कि उसने ऐसा अपराध किए जाते समय सम्यक सावधानी सतर्कता बरती थी, तो भी फिर उसको दंडित नहीं किया जाएगा, दोषी नहीं माना जाएगा। तो साथियों, ये हमने कुछ आपको ये चीजें बताई जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी। दंड के प्रावधान बताए, क्या दंड कितना हो सकता है ये हमने बताया। अब साथियों, हम आपको बताएंगे कि इसी वीडियो में कि साथियों जो पर्यावरण प्रयोगशालाएं हैं इनके बारे में थोड़ा बताएंगे। नमूना लेना तो हम आपको बता चुके हैं, पर्यावरण प्रयोगशाला के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं। केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक अथवा ज्यादा पर्यावरण प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकते हैं। कौन करेगा? केंद्र सरकार स्थापित करेगी। एक या एक से अधिक प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकते हैं। कौन? केंद्र सरकार को यह पावर है कि वह इस प्रकार से कर सकते हैं। साथियों, ये अधिनियम की हमने सारी चीजें बता दी। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि अधिनियम की कमियां क्या क्या हैं। साथियों, नागरिकवाद उपबंध नवीनता के पुट के बावजूद अब प्रभावकारी है। यह स्वागत योग्य उपबंध है कि
प्राइवेट नागरिक ही पर्यावरण प्रदूषण संबंधी वाद ला सकता है, परंतु 60 दिन की सूचना की अपेक्षा वाद लाने की स्थिति में दी गई सुविधा को अप्रभावकारी बना देता है, क्योंकि यह अपराधी को पर्याप्त समय प्रदान करता है जिसमें वह अपने दायित्व से बचने का उपाय ढूंढ सकता है। धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित प्राधिकरणों की अहर्ताएं स्पष्ट नहीं की गई हैं। नंबर 3, प्राधिकरणों की अधिकारिता की दृष्टि से विरोधाभास हो सकता है। नंबर 4, धारा 24 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत विद्यमान विधियों का दंड हेतु प्रदूषण अधिनियम पर प्रभावी बनाना एक विसंगति है। नंबर 5वां, पर्यावरण अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों का अनावश्यक केंद्रीकरण है। केंद्रीय सरकार विधिक कार्रवाइयों करने हेतु अधिकृत है, सभी शक्तियां उसमें निहित हैं। यहां तक कि अधिनियम के उपबंधों को लागू करने हेतु गठित प्राधिकरण भी केंद्रीय सरकार के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रणाधीन है। नेक्स्ट है, भारत में वन अनुरक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है, परंतु पर्यावरण अधिनियम इसके बारे में चुप है। प्रदूषण से क्षति के मामले में नुकसानी हेतु प्राइवेट वाद लाने हेतु कोई उपबंध नहीं है। तो साथियों, ये कुछ कमियां हैं जो हमने आपको बताई। अब हम आपको बताएंगे अधिनियम के संशोधनों की आवश्यकता। साथियों, पर्यावरणीय न्यायालयों की महती आवश्यकता उच्चतम न्यायालय ने एमसी मेहता बनाम भारत संघ AIR 1987, सुप्रीम कोर्ट 1086 ओलिसस गैस रिसाव मामला में निर्देश जारी किए थे। विद्यमान आपराधिक न्यायालयों के पास संश्लिष्ट पारिस्थितिकीय मुद्दों को सुलझाने हेतु न तो पर्याप्त समय है, न ही विशेष दक्षता। आवश्यक इस बात की है त्वरित एवं जागरूक न्यायिक कार्रवाई की व्यवस्था की जाए। पूर्व के अनुभव से सीख लेकर सामुदायिक भागीदारी को नीति निर्धारण में सुनिश्चित किया जाना। यद्यपि की धारा 3 सब क्लॉज 2 में 15 विषयों का उल्लेख है, अधिनियम की धारा 7 और 8 में निम्नलिखित के संबंध में ही उद्योग परिचालन और प्रक्रिया का प्रतिषेध वर्णित है। नंबर 1, पर्यावरणीय प्रदूषण के उत्सर्जन के संबंध में। नंबर 2, परिसंकट में पदार्थों का परिस्थान हैंडलिंग। धारा 2A में पर्यावरण की विस्तृत परिभाषा के आलोक में पादप अनुवंशिकी संसाधनों, प्रजातियों की विलुप्त, जैव विविधता, नवीनीकरण, मृदारक्षण आदि के संबंध में निषेध लागू किया जाना चाहिए। 4, अधिनियम के प्रबंध अज्ञप्ति संबंधी उपबंधों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। आपराधिक अज्ञप्तियों के अतिरिक्त कतिपय ज्यादा सुविचारित और प्रभावशाली सिविल अज्ञप्तियों की सुनिश्चित की जानी चाहिए। अधिनियम के अंतर्गत वैज्ञानिक विशिष्ट ज्ञान युक्त स्वायत्त अभिकरण स्थापित किए जाने चाहिए। तो साथियों, ये हमने कुछ संशोधन के बारे में बताया, अब कमियां भी बताई। तो इस प्रकार से हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 खत्म होता है। अगले वीडियो में हम आपको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बताएंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू साथियों।